हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा, आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप में चाहिए ना, तो आप मेरे जो 11th क्लास के लेक्चर्स हैं जीओसी के और हाइड्रोकार्बन्स के, उसमें देखना, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा सकता। 12th क्लास के सिलेबस को मुझे चलाना है और अभी मैंने 4 लेक्चर्स जो बनाए हैं वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बनाए हैं। तो आज भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही एक क्लास होगी और उसके बाद हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में स्टार्ट कर दूंगा। तो मैनेज करिएगा बच्चे, जिनको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो 11th क्लास के लेक्चर देख लेना। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि अब आपको 11th क्लास के लेक्चर से देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप क्या काम करना, केवल जो मैं 1 to 5 करा रहा हूँ, ये 1 to 5 आप बहुत अच्छे से देख लेना। मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। बस ये है, सीक्वेंस से चलते रहो, जैसे मैं चला रहा हूँ चलते रहो। भरोसा करो, आप बहुत अच्छा करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो इस साल रिजल्ट आया ना 2023 में, कम से कम ज़्यादा नहीं 20 से ज़्यादा बच्चों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे 35 आउट ऑफ 35 थे, ठीक है। तो आप भी बहुत अच्छा करोगे, जैसे मैं करा रहा हूँ करते चले जाओ। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो आज है हमारा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर 5। तो इसके बाद शायद हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स ही शुरू करेंगे। हो सकता है आज मेरी स्पीड ज़्यादा हो, तो आज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्पीड बढ़ा के पढ़ने की। आप हमेशा ही बोलते हो कि सर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाते हो, बहुत ही कम स्पीड में पढ़ाते हो। बेटा वो इसलिए पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना मैं तो यहाँ पर चला दूँगा रेल, फिर आप बोलोगे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही खुद पढ़ रहे हो, हमें तो पढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है। बिल्कुल रेल चला दूँगा 1 शॉट, जैसा कंप्यूटर पढ़ा रहा हो। बोलता चला जाऊँगा, एक सांस में बोलते चला जाऊँगा। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये 12th क्लास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। मैं हर चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आपको, हर चैप्टर में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? जब हाइड्रोजन के साथ एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड बना ले, जैसे हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन बना ले, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बना ले, या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन बना ले। केवल ये 3 एटम ही, कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों ही एटम्स हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया तुम्हारा 1.9। तो मतलब ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा? पोलर। तो इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड इस टाइम बन गया ना इन दोनों के बिटवीन, इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड।
अब बीकर में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, बीकर में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो HF के हैं, HF। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इसका पार्शियल पॉजिटिव, HF। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब HF इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को तो अप्रोच करेगा नहीं। जो फ्लोरीन एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसको अप्रोच करेगा। तो फ्लोरीन एटम और हाइड्रोजन के बिटवीन एक वीक बॉन्ड, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा और इसी को बोलते हैं हम H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही ये वाला फ्लोरीन इसके साथ बना देगा, ठीक है। ऐसे ही पीछे वाला कोई फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ऐसे ये वाला फ्लोरीन आगे वाले हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो व्हेन ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म covalent bond with hydrogen atom, then high electronegative atoms acquires partial negative charge and hydrogen atom acquires partial positive charge. High electronegative atom approaches the hydrogen atom of the another molecule, so the bonds are formed, weak bonds are established between the atoms is called hydrogen bond. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये भी दो तरीके का होता है, वैसे आपको पता भी होगा। अब जैसा वाटर है, वाटर क्या होता है H2O, तो H2O में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इस पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो इस पर पार्शियल 2 डेल लिख देता हूँ। H पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे पीछे से चलता आ रहा होगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो इसका ऑक्सीजन एटम दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है, तो वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे NH3, ये है NH3, ये है NH3, ये है NH3, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सब पे होगा इन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन ये बॉन्ड बनाएगा, इसे बोलते हैं हम H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा के रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी ही आएगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें ऑक्सीजन है ना सब में, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। एल्डिहाइड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। कीटोन्स, तो आपको दिख रहा होगा इसमें सभी में ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इनमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक बॉन्ड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट में ग्रेजुअली डिक्रीज इंक्रीज शो करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया हमारा, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप फिलहाल के लिए इतना देखो। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो टाइप की है। एक तो होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स
बिटवीन द डिफरेंट मोलिक्यूल्स, इसे बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मोलिक्यूल, इसे बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे मैंने HF का एग्जांपल लिया था, HF HF HF, अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बिटवीन। तो जब डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल्स, तो ये एक HF है, ये दूसरा HF है, ये तीसरा HF है, तो इसे बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे इसको देखो, यह फिनोल और अब ये बन गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब इसका जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब नाइट्रोजन से ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ही उसके OH ग्रुप के हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बन जाएगा इसे बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोफिनोल में होती है ये वाली बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये बताओ, वाटर लिक्विड होता है H2O और ऑक्सीजन के ग्रुप में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, ये गैस है। क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर लिक्विड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं एसोसिएट, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे तो वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड। अब H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। अब जैसे ये है H2S, ये है H2S, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन नहीं होगा तो ये रहेगा गैस मॉलिक्यूल्स। अब जैसे इसे देखोगे आप H2O, H2O, अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ऐसे सारे कर लेंगे एक दूसरे को एसोसिएट, तो ये क्या बन जाएगा? लिक्विड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो बेटा मेरे पास जैसे कार्बन चेन है कार्बन चेन। अब इस कार्बन चेन में अगर एक कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे मान लो हेलोजन है, सपोज करो क्लोरीन है, तो जब कार्बन चेन के साथ कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो तुम्हें पता ही है कार्बन चेन में कार्बन है और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो इफेक्ट है ये दूसरे कार्बन पे भी आएगा, ऐसे तीसरे कार्बन पे भी आएगा, ऐसे नेक्स्ट कार्बन पे भी आएगा, धीरे धीरे ये लास्ट कार्बन तक आता रहेगा, लेकिन इफेक्ट इसका कम होता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा इसका वो इस वाले कार्बन पे आएगा जिसके साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हेन ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम bonded to a carbon chain, the carbon atom acquires partial positive charge and opposite acquires partial negative charge, and this positive charge successively decreased along the chain, so this is called inductive effect. अब यहाँ पर जो सबसे बेस्ट टारगेट होगा अटैक के लिए कौन सा कार्बन होगा? ये वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यही है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल जो आकर अटैक करेगा वो इसी पे करेगा, क्योंकि ये गुड टारगेट है किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरीके के ग्रुप शो करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो एक होता है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और एक होता है जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट कौन से शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट कौन से शो करते हैं? तो प्लस आई इफेक्ट याद रखना, ये वो शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, या इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ठीक है। अब जैसे मेरे पास CH3 CHHH ये कंपाउंड है इथेन। अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का मुझे मेजरमेंट लेनी है, तो इसकी कंपैरिजन करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से। तो इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को माना हुआ है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के कंपैरिजन में कोई दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा, उसकी टेंडेंसी से पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो अब अगर इस हाइड्रोजन के प्लेस पर सपोज करो, इस हाइड्रोजन के प्लेस पर कोई ग्रुप आकर अटैच हो जाए और वो ग्रुप हो NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इसकी डेंसिटी को कम कर देगा, कार्बन की डेंसिटी को। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये होते हैं माइनस आई इफेक्ट, तो ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब अगर जो इसके साथ हो CH3 CH2 फ्लोरीन, तो ये भी क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ब्रोमीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट मैंने यहाँ पर ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया इसके साथ, तो ये इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। अब ये इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। तो अब जो इस पर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, तो अब ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं माइनस आई इफेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस आप फिलहाल के लिए ये बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये मैंने ग्रुप लिख दिए और ये होते हैं तुम्हारे जनरली एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। तो कार्बोकैटायन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन पे चार्ज हो पॉजिटिव, उसे बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। तो ये बनता कब है, हेट्रोलाइसिस से। कार्बोकैटायंस और कार्बन आयंस आर फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस क्या होता है, सपोज करो CH3 CH2 ये बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ। अब यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने साथ अलग हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज आया है कार्बन एटम पर, तो इसे बोलोगे आप कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं ये, ठीक है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक। रिएक्शन मैकेनिज्म में इनका रोल होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। इनसे ही पता चलता है कि कब अटैक हुआ, कब ये प्रिपेयर हुए, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और इनमें होता है वैकेंट मतलब खाली p ऑर्बिटल। भाई खुद ही बताओ, खुद ही सोचो। अब जब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अब जब क्लोरीन ने इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक p ऑर्बिटल वैकेंट हो गया कि नहीं हो गया, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब तो कार्बोकैटायंस में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछते हैं,
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटाइन के ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी याद रखना, टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3+, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबलाइज किससे होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ होगा। अब सपोज करो मैंने इसके साथ जोड़ दिया एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो गया, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इसकी स्टेबिलिटी पहले से क्या हो गई? ज़्यादा। अब इसके साथ एक और मैंने ग्रुप अटैच कर दिया इसके साथ, तो अब ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी, क्योंकि दो कार्बन अटैच है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ। अब इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। अब अगर जो तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ मिथाइल ग्रुप से, तो अब ये बन गया टर्शरी, क्योंकि कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच है, इसलिए इसे टर्शरी बोलेंगे हम। अब इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड हो रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो अब ये टर्शरी हो जाएगा और भी ज़्यादा स्टेबल। तो अब आपसे कोई पूछ ले ऑर्डर बताओ, तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल सबसे कम स्टेबल। तो ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसके बाद जब ये टॉपिक्स हो जाएंगे मैं आपको एल्केन्स कराऊंगा, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी जल्दी कराऊंगा। जल्दी ना लग रहा हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बहुत ही डीप में कराऊंगा ये सारे टॉपिक्स, क्वेश्चंस के एग्जाम्पल ले लेके 10-10, 20-20, तो आप देखना कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली बोल देना, मैं स्पेशली फिर उस पर क्लास ले लूँगा। ठीक है बच्चा, चलो अब कार्बोकेटाइन हो गया, अब आ जाइए कार्बन आयन। तो कार्बन आयन इसका अपोजिट होता है, ये भी हेट्रोलाइसिस से बनता है, ये भी हेट्रोलाइसिस से ही बनता है। अब क्या होता है कि जब कार्बन के साथ कोई एटम ऐसा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जैसे मान लो कार्बन के साथ कॉपर है, कोवेलेंटली बॉन्डेड, अब यहाँ पर हेट्रोलाइसिस होगा तो कार्बन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसे बोलेंगे हम कार्ब एनायन, नेगेटिव चार्ज है ना इस पर, इसलिए कार्ब एनायन, कार्बन पर एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये भी रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है मतलब ट्रांसिएंट है। ठीक है, अब इनका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है उसके अपोजिट होती है। ऐसा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ज़्यादातर कार्बोकेटाइन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्बोकेटाइन ज़्यादा आता है रिएक्शन में एज कम्पेयर टू कार्बन आयन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है यहाँ पर टर्शरी, ठीक, उससे कम स्टेबल होता है प्राइमरी, उससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल होता है टर्शरी। अब खुद ही सोचो यार, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो और फास्ट रिएक्ट करेगा। और दो ग्रुप आ जाएंगे वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और फास्ट रिएक्ट करेगा, तीन आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और फास्ट रिएक्ट करेगा। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो मतलब लेस स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या है? तो फ्री रेडिकल्स हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या दोज स्पीसीज विच आर
formed by the होमोलाइसिस। होमोलाइसिस से बनते हैं। अब सपोज करो कार्बन और कार्बन, इन दोनों के बिटवीन इस सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकेज होना है, क्लीवेज होना है, तो ये दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल और ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये है दोनों फ्री रेडिकल। तो ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बन आयन की जैसी होगी, क्योंकि इस पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब जब नेगेटिव चार्ज है तो बिल्कुल आप जब इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को इंक्रीज करोगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है मिथाइल, उससे कम स्टेबल प्राइमरी, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी, उससे कम स्टेबल टर्शरी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को बोलोगे आप डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन को बोलते हैं हम रेजोनेंस। एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते कभी भी, पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम, बट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदलेगी लेकिन एटम्स की पोजीशन नहीं बदलेगी। जैसे मान लो मेरे पास यह है बेंजीन मॉलिक्यूल। अब बेंजीन मॉलिक्यूल में यह पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन में पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अब इसकी वाली जो स्ट्रक्चर है इसकी सारी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली डिफाइन नहीं करती। तो इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस सिग्मा बॉन्ड पर, ये शिफ्ट हो जाएगा इस पर और ये इस पर, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों ही इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसे ऐसे बना देते हैं, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं जो मिक्स्ड स्ट्रक्चर हो, दोनों का मिक्सचर हो। तो ये है हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है रेजोनेंस, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स वही है, कार्बन जो यहाँ है वो ही कार्बन यहाँ है, सेम वो ही कार्बन यहाँ है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ये वाले दोनों, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन चेंज करेंगे जब, लोकेशन चेंज करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स, तो डीलोकेलाइजेशन का मतलब अपनी लोकेशन से अलग हो जाना, इसे बोलते हैं रेजोनेंस। तो सिंपली रेजोनेंस कोई आपसे पूछे कुछ मत बोलना, बस ये बोलना रेजोनेंस इज डिफाइंड एज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत ही डीप में कराऊंगा इन्हें आगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना करते रहो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये मान के चलो बस, इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कर दूं शुरू? बताओ। बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर जब आप क्लास लेते हो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, सीरियस मत रहा करो, थोड़ा सा फन करते रहा करो। ठीक है, अब फन करा रहा हूँ, देख लो। ये जो मैं लिखा है ना यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सीख जाओगे, यही तो फन है तुम्हारे लिए। जो चीज़ आप सीख जाओगे वही फन है। ठीक है। अभी ना थोड़ा सा मतलब बर्डन ज़्यादा है कि जल्दी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूं। जैसे ही मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा ना, तो सच में
डांस भी करके दिखाऊंगा तो मैं, चिंता मत करो तुम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in the presence of attacking reagent। तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। अब जैसे मेरे पास ये है डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें मैंने कोई अटैकिंग रिएजेंट डाल दिया X+, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे एक कार्बन पर, तो सेपरेशन हो जाएगा चार्ज का। तो ये बन जाएगा क्या? CH2। अब इस पे सेपरेशन हो जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये जो X पॉजिटिव है ये इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा आकर, और ये बन जाएगा आपका X। और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम प्लस E इफेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब सपोज करो इसी के साथ कोई एक ऐसा आइटम आ गया, अटैकिंग रिएजेंट में ऐसा आयन आ गया जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर दोबारा से ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस बार जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर आ जाएगा हमारा Y, ठीक। अब ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसे बोलते हैं हम -E इफेक्ट, और ये होता है टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। ये केवल जब होता है जब अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस हो। विदाउट अटैकिंग रिएजेंट ये इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। अब जैसे ही इसमें अटैकिंग रिएजेंट आएगा, चार्ज इस पे से जाएगी, उनका डिस्पर्जन हो जाएगा या सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा चार्ज का। चार्ज का सेपरेशन होने से ये अराइज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब जैसे ही वो इसके साथ अटैच हो जाएगा फिर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक टर्म्स कराए थे। ये करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए मैंने इनको कराया, अदरवाइज मैंने कराता भी नहीं। अब बताता हूँ मैं आपको आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आइसोमेरिज्म क्या होती है? Isomerism is the phenomena occurs in the organic molecules and the compounds having same molecular formula but different structures। अब different structures होंगी तो कंपाउंड के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी डिफरेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी तो भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आइसोमर्स। तो ये जो कंपाउंड्स हैं आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म आपकी दो टाइप की होती है मेनली। एक तो होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्दर 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो 2 टाइप की होती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये जो आइसोमेरिज्म है इनको मैं 1 बाय 1 जैसे मैं कंपाउंड पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाऊंगा हेलोल्केन्स या एल्केन्स से स्टार्ट करूंगा मैं, तो एल्केन्स में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है वो बताऊंगा आपको।
ठीक है। एल्कीन्स में कौन सी होती है वो बताऊंगा, एल्काइंस में कौन सी होती है बताऊँ। तो ये आइसोमेरिज्म में जैसे जैसे चैप्टर कराऊंगा उनमें कराता चला जाऊंगा, ठीक है। हेलो एल्केन्स में ऑप्टिकल होती है वो बताऊंगा, ठीक है। तो सारी कराता चला जाऊंगा एक बार, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो चेन आइसोमेरिज्म होती है जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट चेन डिफरेंट हो, जैसे कि ब्यूटेन, इसमें चेन आइसोमेरिज्म होती है। कैसे, अब देखो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का एन ब्यूटेन का सेम है और इस वाले कंपाउंड का यह आइसोब्यूटेन इसका भी सेम है, C4H10 है दोनों। तो ये दोनों है चेन आइसोमर्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन्स। दूसरी कौन सी थी, पोजीशन आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब इसको देखो, C4H10O, CH3, CH2, CH2, CH2OH, यह है ब्यूटेन 1 ओल, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है OH ग्रुप, तो यह है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसको देखो ध्यान से, यह है ब्यूटेन 2 ओल, यहाँ पर जो OH ग्रुप है यह सेकंड कार्बन पे है, तो ये दोनों है पोजिशनल आइसोमर्स। उसके बाद आ जाओ, चेन हो गया, पोजिशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। अब जैसे एक कंपाउंड देखो, इसका फॉर्मूला ये होगा C4H10O, CH3, CH2, CH2, CH2OH, ये है तुम्हारा ब्यूटेन 1 ओल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, अल्कोहल। अब ये देखना CH3, CH2O, CH2, CH3, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। अब देखो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4, मेटा। मेटामेरिज्म में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है। अब देखो यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, बीच में ईथर है, फॉर्मूला ऊपर वाला ही है। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, ईथर ही है, लेकिन यहाँ एल्काइल ग्रुप प्रोपाइल है और यहाँ एल्काइल ग्रुप मिथाइल है। ये मेटामेरिज्म है, ठीक है। तो टोटो एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जनरली होता है। जैसे मान लो ये है मेरा इथेनल, तो एल्कलाई के प्रेजेंस में या किसी सूटेबल रिएजेंट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं हम टोटोमेरिज्म। और ये वाली एक फॉर्म होती है इसकी कीटो फॉर्म, जिसमें CO ग्रुप है, और दूसरी फॉर्म होती है इसकी इनोलिक फॉर्म, जिसमें ईन मतलब डबल बॉन्ड भी है और एल्कोहल मतलब OH ग्रुप भी है। तो ईन मतलब डबल बॉन्ड, एल्कोहलिक से इनोलिक बन गया, तो ये होते हैं टोटोमेरिज्म। बहुत डीप में बताऊंगा इसको, आप उसमें देख लेना जो मैं आपको GOC कराऊंगा, ठीक है, 11th क्लास की। अभी तो केवल एक टाइप से मैं रिवीजन करा रहा हूं, स्टीरियो। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल दो टाइप के होते हैं, एक होती है सिस और दूसरी होती है ट्रांस। तो अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड हो, जैसे Cl Cl, Br Br, तो ये वाली जो आइसोमेरिज्म है इसे बोलते हैं हम सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब डबल बॉन्ड के सेम साइड ना हो, सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ क्लोरीन है यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है। अब क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड है, इन्हें बोलते हैं हम ट्रांस। यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स लाइट के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। डिफरेंट बिहेवियर कैसे शो करते हैं कि वे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अब जब इस लाइट को पास करूंगा मैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, तो ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ये वो होते हैं जिनमें कायरल कार्बन हो,
या जो कायरल मॉलिक्यूल्स हो। तो ये यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, इसको केवल एक बार देख लेना, वो सफिशिएंट है, जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसके लिए सफिशिएंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैंने इसको ज़्यादा खींच दिया तो, क्योंकि अभी एक वीडियो और बनेगी। मैं तो सोच रहा था उसे ख़त्म कर दूंगा मैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स की, उसी में ही पहले एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइंस को थोड़ा सा जल्दी ले लूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें यार। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। अब भी यार 40 मिनट से ज़्यादा की हो गई है।